हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के ई कक्षा चैनल पर। हम देख रहे हैं 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट को। बुक है अपनी दूसरी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और हम पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर 4 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ते पढ़ते हमें 3 भाग हो चुके हैं। आज हम चौथा भाग देखने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी का स्वागत है भाई आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। हम कर क्या रहे हैं? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये वाली बुक पढ़ रहे हैं। इसके 4 चैप्टर हम अच्छे से समझ चुके हैं। 5वां चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट करूंगा, प्रवास वाला जो चैप्टर है इस बुक में, यदि आपकी बुक में हो, पुरानी बुक हो, तो उसे काट दीजिए, हमें नहीं पढ़ना है। मानव विकास, ये वाली बुक में जो मानव विकास नामक चैप्टर आपकी बुक में हो तो उसे क्रॉस कर दीजिए, हमें नहीं पढ़ना है। और निर्माण उद्योग, जो कि 8वां चैप्टर हो सकता है यदि आपके पास पुरानी बुक हो, तो उस निर्माण उद्योगों को भी पूरी तरह से क्रॉस कर दीजिए, हमें नहीं पढ़ना है। तो आते हैं हम अपनी थ्योरी की तरफ। हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधन के बारे में, खनिज संसाधन को समझने की कोशिश कर रहे थे। खनिज में हमने सबसे पहले देखा खनिज क्या होते हैं, खनिजों की विशेषताएं क्या क्या है, खनिजों को आप किस प्रकार अलग अलग प्रकार में बांट सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपका धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक में भी हमने देखा लौह धात्विक खनिज, जिसमें जिन धातुओं में लौह अंश पाया जाता है वो लौह धात्विक है, और जिन धातुओं में आपके लौह अंश नहीं पाया जाता है वो अलौह धात्विक खनिज हो जाएंगे। फिर दूसरा अधात्विक खनिज, जिसमें हमें मुख्य रूप से देखना है एनर्जी के सोर्सेस क्या है, ईंधन के, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, और उसके बाद इसी का दूसरा प्रकार अन्य अधात्विक खनिज में हम देखेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से ऊर्जा संसाधन, वो खनिज जिनसे ऊर्जा या खनिज की पूर्ति, ऊर्जा या ईंधन की पूर्ति होती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ऊर्जा संसाधन को भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत, या जिसे पूरक भी कहा जा सकता है। ये परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं? परंपरागत मतलब कि हम ऐसे खनिजों की बात कर रहे हैं या ऐसे ईंधन संसाधन की बात कर रहे हैं जो कि निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। यदि इंसान इसका अत्यधिक दोहन करता रहा तो वो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, और नहीं तो वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। और ये प्रदूषण भी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस हो सकता है थोड़ा सा प्रदूषण कम करे, लेकिन फिर भी प्रदूषण के मामले में यह ठीक ठाक प्रदूषण करता है। तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन से हैं? जो कि समाप्त हो जाएंगे और जो प्रदूषण करते हैं। वहीं गैर परंपरागत कौन से हैं? जो कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसे कौन से संसाधन हो गए? जैसे कि सौर ऊर्जा है, जब तक पृथ्वी है उससे काफी समय बाद तक सूर्य रहेगा, सूर्य हमेशा ही रहेगा। तो ये सूर्य से जो मिल रही है ऊर्जा, वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, असमाप्य है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा, हवा चलती रहेगी। हवा के बारे में, पवन के बारे में आपने 11th क्लास में देखा होगा कि पवन क्यों चलती है, लेकिन पवन चलने की वजह से हम जो ऊर्जा पैदा करते हैं मुख्य रूप से इन पवन चक्कियों के माध्यम से, उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। और जब तक हवा रहेगी ये पवन ऊर्जा चलती रहेगी। तो ये असमाप्य है, साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करती है। सौर ऊर्जा सूर्य से मिलती है, कोई प्रदूषण नहीं करती है। पवन ऊर्जा हवा के माध्यम से, पवन के बहने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो परंपरागत और अपरंपरागत या गैर परंपरागत कौन से हो गए? परंपरागत समाप्य हो जाएंगे, गैर परंपरागत असमाप्य है, समाप्त नहीं होंगे। परंपरागत प्रदूषण ज्यादा करते हैं, ठीक ठाक प्रदूषण करते हैं, और गैर परंपरागत आपके पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत के उदाहरण है, और गैर परंपरागत में आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। इसके अलावा धरती की गर्मी से जो भूतापीय ऊर्जा मिलती है वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। वहीं सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस बनती कैसे है डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन बायोगैस थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए। जैसे अपने घरों का जो झूठा खाना होता है, या फिर हमारे
पशु पक्षियों के जो वेस्टेज होते हैं, उनका जो मल होता है, उनका जो वेस्टेज होता है, या फसलों का जो वेस्टेज होता है, इनके माध्यम से ये जो गैस या जो एनर्जी प्राप्त की जाती है वो बायोगैस है, जैव गैस है। जैविक चीजों से हमें जो चीजें मिलती है, गैस या एनर्जी मिलती है, उसे बायोगैस कहा जाता है। तो बायोगैस भी एक अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जब तक जीव जंतु रहेंगे तब तक ये बायोगैस मिलती रहेगी। एक एक करके हम सारे ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि भारत में जितनी भी ऊर्जा या जितनी भी यूं कहें बिजली पैदा होती है, बिजली या यूं कहें ऊर्जा पैदा होती है, उसमें अलग अलग ऊर्जा स्रोतों का, अलग अलग ईंधन के स्रोतों का कितना योगदान है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा बिजली या ऊर्जा जो है वो कोयले से ही पैदा की जाती है। करीब करीब 55 से लेके 60% भारत में जितनी भी ऊर्जा या बिजली पैदा होती है, उसका करीब 55 से लेके 60% कोयला से पैदा किया जाता है। कोयले से कैसे बिजली बनाई जाती है, हमने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा देखा था कि कोयले को बहुत उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है, वो और ज्यादा तापमान बढ़ाता है, उसके ऊपर आप पानी रख दो, उस तापमान की वजह से पानी से भाप बनती रहेगी। वो भाप बहुत स्पीड में चलेगी क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और ज्यादा भाप बनेगी, और इस भाप के चलने की वजह से इसके ऊपर रखा हुआ टरबाइन घूमेगा और टरबाइन के घूमने की वजह से बिजली पैदा होगी। तो भारत में आज भी मैक्सिमम जो एनर्जी, ऊर्जा, बिजली पैदा होती है वो कोयले से पैदा होती है। पेट्रोलियम से भारत की ईंधन की पूर्ति 30% होती है, प्राकृतिक गैस से 8% और पानी से 5%। पानी से जैसे कि आप डैम के माध्यम से, आपके बांधों के माध्यम से आप ऊपर से पानी गिराओ लगातार और तेज स्पीड से, और यहां पर टरबाइन लगा दो, तो इस पानी से ये टरबाइन घूमेगी और इस टरबाइन के घूमने की वजह से क्या पैदा हो जाएगी, बिजली। तो भारत में जितनी भी बिजली या ऊर्जा पैदा होती है उसका 5% हिस्सा जल से आता है। जल के माध्यम से हम जो बिजली पैदा करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, उसका भाग कितना है, 5% है। तो एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में, परंपरागत में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे, और गैर परंपरागत, परंपरागत में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय या जो ज्वार या तरंगों के माध्यम से जो समुद्री क्षेत्रों में जो बिजली पैदा की जाती है उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोयला के बारे में। तो कोयला, जैसा कि आप जानते होंगे कि मुख्य रूप से भारत में जितनी भी ऊर्जा या ईंधन की पूर्ति होती है वो कोयले से ही होती है। ये गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप से पैदा होता है। ये गोंडवाना और टर्शियरी क्या है, ये समय की बात हो रही है ना, कि एक गोंडवाना टाइम पीरियड था, उस समय कुछ इवेंट हुए, एक टर्शियरी पीरियड था, उस समय कुछ इवेंट्स हुए। तो भारत में मुख्य रूप से इस समय काल के और इस समय काल के जो कोयले जम गए हैं। कोयला बनता कैसे है, कोयला हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जब धरती में उथल पुथल हुई थी, तो जो वनस्पतियां थी, जो पेड़ पौधे थे, वो जमीन के नीचे दब गए, और जमीन के नीचे दबने से तापमान और दाब की वजह से ये कोयले में कन्वर्ट हो गए, और इसी कोयले को अब हम धरती के अंदर से निकालते हैं। तो कोयला भारत में मुख्य रूप से एक तो गोंडवाना पीरियड का है, गोंडवाना समय में बना, एक टर्शियरी पीरियड में जो बना उससे प्राप्त होता है। और ये जो गोंडवाना टाइम का जो कोयला बना वो उच्च क्वालिटी का है, ये टर्शरी वाले से ज्यादा क्वालिटी का अच्छा माना जाता है। ये गोंडवाना कोयला ज्यादा एनर्जी देता है, कम धुआं देता है। भारत में 99% कोयला गोंडवाना कोयला ही उत्पादित होता है। सिर्फ 1% जो कोयला है वो टर्शरी वाला है। तो आप टर्शरी नाम याद न रखें, सिर्फ आप ध्यान रख ले टर्शरी कुछ है, लेकिन अधिकतर जो कोयला है, अधिकतर क्या, लगभग सारा कोयला, 99% कोयला कौन सा है, आपका गोंडवाना कोयला ही है। अब जैसे कि हमने लोहे के 4 प्रकार देखे थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, उसी प्रकार कोयला भी 4 प्रकार का होता है। और ये किस प्रकार से बांटा गया है, इसमें कार्बन कितना है, ये जलने पर कितनी एनर्जी देगा और धुआं कितना कम देगा, उसके आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार, एक तो एंथ्रासाइट, सबसे अच्छी क्वालिटी का, फिर है बिटुमिनस जो कि भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, फिर इससे कम क्वालिटी है लिग्नाइट, और सबसे घटिया क्वालिटी है पीट। तो कोयले को मुख्य रूप से 4 प्रकार में हम देख सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। एंथ्रासाइट ए,
बिटुमिनस बी, लिग्नाइट एल और पीट पी। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया क्वालिटी का कौन सा है? पीट। एंथ्रासाइट में क्यों अच्छा है ये? क्योंकि ये जब जलता है तो ज्यादा एनर्जी देता है और धुआं कम देता है, और इसमें कार्बन कितना है? लगभग 80 से लेके 95% कार्बन है। मतलब यदि एंथ्रासाइट के हम टुकड़े करें, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है, तो इसमें सिर्फ 5% या 5 से लेके 20% बाकी कुछ और इंप्योरिटीज मिलेगी, लेकिन 80 से 90% इसमें कार्बन है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन थोड़ा कम है, लगभग 55 से लेके 80% कार्बन है। ठीक ठाक कार्बन है इसमें। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। सर यहां तो आपने बताया था कि सबसे ज्यादा गोंडवाना पाया जाता है, यहां पर कह रहे हो बिटुमिनस। एक्चुअली ये समय के हिसाब से है और ये क्वालिटी के हिसाब से है। तो समय के हिसाब से भारत में गोंडवाना टर्शरी 99% गोंडवाना मिलता है, और क्वालिटी के हिसाब से ये चार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। भारत में सबसे ज्यादा ये बिटुमिनस मिलता है, भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस बी। फिर है लिग्नाइट। लिग्नाइट थोड़ा और घटिया क्वालिटी का कोयला हो गया बिटुमिनस की तुलना में। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन पाया जाता है, और यह जलने पे थोड़ा धुआं ज्यादा देगा। और सबसे घटिया क्वालिटी का है पीट, जो कि 40% से भी कम कार्बन वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 40% से भी कम, और इसे आप जलाओगे तो बहुत ज्यादा धुआं देगा और एनर्जी, ऊर्जा बहुत कम देगा। इस फोटो में आप देख सकते हो ये चार प्रकार के कोयला है। ये वाला है एंथ्रासाइट, बहुत काला होगा, बहुत ज्यादा कार्बन है। फिर है बिटुमिनस, ये थोड़ा कम काला होगा, भारत में ये मिलता है, ठीक ठाक एनर्जी दे देता है। ये है लिग्नाइट, और सबसे घटिया क्वालिटी का है पीट। मतलब अभी ये कोयला बनने के प्रोसेस में शुरू हुआ ही था, ये थोड़ा और समय रहता तो हो सकता था, इसे आप फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में और देख सकते हो कि थोड़ा और ये रहता तो हो सकता था कि इस क्वालिटी में ये आ जाता। तो ये ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसमें वनस्पति साफ दिख रही है, पेड़ पौधे के अभी अंश दिख रहे हैं। समय के साथ 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 ये अच्छे क्वालिटी का होता जाता। तो कोयले के बारे में बेसिक बातें, भारत में गोंडवाना और टर्शरी युग के दो कोयले हैं। 99% कोयला भारत में गोंडवाना वाला है, टर्शरी वाला तो 1% ही है। क्वालिटी के हिसाब से कोयले के चार भाग है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी का पीट, और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है? बिटुमिनस। अब बढ़ते हैं कि भारत में कोयला कहां ज्यादा मिलेगा, मुख्य रूप से किन किन क्षेत्र जो कोयले के मामले में ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में देखना है। तो गोंडवाना कोयला कहां कहां मिलेगा और टर्शरी कोयला कहां कहां मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। याद आपको क्या रखना है, मैं पहले भी बात बता चुका हूं कि पहले आप राज्यों के बारे में बात करो, उसके बाद राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कौन सी जगह है वहां तक जाना है आपको। तो पहले गोंडवाना कोयला, जो कि भारत में 99% कोयला ये गोंडवाना कोयला ही है। कहां कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन वाले क्षेत्रों में। इनको एक बार हम मैप पे देख लेते हैं कहां कहां पर है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि भारत में मुख्य रूप से जो खनिजों का क्षेत्र है, एक तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है और एक ये उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है। यहां पर आपको बहुत सारे खनिज देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? यहां पे उड़ीसा हो गया, इसके अलावा आपका झारखंड हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी कोयला मिलता है गोंडवाना, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पास है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के थोड़ा और नीचे आओगे तेलंगाना को क्रॉस करके तो आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यहां पर है पश्चिम बंगाल। तो ये वाले क्षेत्र में आपको कोयला अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएगा, अच्छी मात्रा में उत्पादन हो जाएगा, और मुख्य रूप से यहां पर गोंडवाना समय वाला जो गोंडवाना कोयला है वो मिलेगा। दूसरा है टर्शरी कोयला। टर्शरी कोयला आपको कहां कहां मिलेगा? असम, राजस्थान, तमिलनाडु। एक तो इधर, एक इधर, दोनों तरफ मिल गया आपका टर्शरी, और एक सबसे नीचे तमिलनाडु में। इन तीन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपके टर्शरी कोयला मिल जाएगा। पहले टर्शरी कोयला कहां कहां मिलता है उनके नाम देख लेते हैं। असम में माकूम नजीरा, याद नहीं रखना है। राजस्थान में पलाना, बीकानेर, बीकानेर याद कर लो तो ठीक है। तमिलनाडु नेवेली, याद नहीं रखना है। तो टर्शरी कोयला के बारे में आप तो सिर्फ जगहों के नाम याद रखो, एक असम,
एक राजस्थान, नीचे तमिलनाडु। अब गोंडवाना कोयला किन किन राज्यों में मिलता है वो तो हमने देख लिया, पर इन राज्यों में कौन से क्षेत्र में मिलता है वो हमें देखना है। तो मैं पहले वापस रिपीट करूंगा, पहले भी बता चुका हूं कि पहले राज्यों के नाम याद रखो, ठीक है। उसके बाद हर राज्य में कुछ एक नाम जो आसान नाम है, जो इंपॉर्टेंट नाम है, उसको आप याद कर लो, और सारे नाम आप धीरे धीरे याद करो। और बेसिकली आपको रटना कब है, या यूं कहें याद कब करना है, एग्जाम में जब 2-3 महीने पहले बच जाए, उस समय जो याद करने वाली चीजें हैं उस समय याद करना। अभी हमें अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ विकसित करने पे काम करना है। जैसे कि कोयले के बारे में, 2 प्रकार के कोयले, गोंडवाना, टर्शरी, ठीक है। ये तो हो गए समय के हिसाब से, प्रकार के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आपके एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये बेसिक जानकारी हो गई। फिर गोंडवाना कहां मिलता है और टर्शरी कहां मिलता है। गोंडवाना बेसिकली आपके इन क्षेत्रों में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना नहीं, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में मिलेगा। और आपका जो टर्शरी कोयला है वो असम, राजस्थान और तमिलनाडु में मिल जाएगा। अब आते हैं वापस हम गोंडवाना कोयले पे कि ये इन राज्यों में कौन से क्षेत्र में मिलता है। सबसे पहले आपका झारखंड, झारखंड में झ से झरिया, झारखंड झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से झारखंड में यह कोयला देखने को मिल जाएगा, गोंडवाना कोयला। तो आप नाम क्या याद रखोगे, झ से झरिया, झ से झारखंड और बोकारो। पहले आप ये 2 नाम एक दिमाग में रख लो, इसे भी रटना नहीं है, समझना है। झरिया, बोकारो, ये जगह है झारखंड की जहां पर आपको कोयला देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल में, रानीगंज और बराकर। रानीगंज और बराकर कहां है, पश्चिम बंगाल में। क्यों फेमस है ये कोयला के लिए, कौन सा कोयला, मुख्य रूप से गोंडवाना कोयला। इसमें आप नाम कौन सा याद रख सकते हो, रानीगंज। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में तालचर है, तालचर। नाम याद नहीं रखोगे चलेगा, उड़ीसा पहले याद रख लो। ये नाम जो है वो आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले याद करने की कोशिश करना। फिर छत्तीसगढ़ में कोरबा, तातापानी, चिरमिरी, सिंदूरगढ़। वापस थोड़े से टफ नाम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, 1-2 नाम आपको याद हो सके, तातापानी, छत्तीसगढ़, तातापानी, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली वाला क्षेत्र जो है, मोहापानी वाला जो क्षेत्र है, और पेच कनन तवा वाला जो क्षेत्र है, ये इस तरह का नाम किसमें है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये पेच, कन्हन, तवा। पेच आपने नाम सुना होगा, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, पेंच कन्हन, ठीक है, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में से एक है। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी, तंदूर, ये कोयला के मामले में इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गए। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा कि पहले राज्य का नाम याद रखो, उसके बाद झारखंड में जाओ, झरिया, बोकारो याद कर लो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज याद कर लो, छत्तीसगढ़ में तातापानी, मध्य प्रदेश सिंगरौली वाला क्षेत्र जो है वो वाले क्षेत्र। ऐसे करके आप धीरे धीरे बार बार रिवाइज करोगे इस चैप्टर को तो आपको नाम याद रहेंगे। तो इस मैप में अच्छे से कोयला क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कोयला क्षेत्र भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। अभी हमने मैप पर देख ही लिया था, वापस ये जो एनसीईआरटी वाला मैप है उसको देख लेते हैं। तो ये क्या मैप बता रहा है, भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में बता रहा है, पूरा डिटेल में यहां पर सबके नाम लिखे गए हैं। तो कोयला क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा, झारखंड, नीचे उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ वाला उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में भी आपको कोयला देखने को मिल जाएगा। यहां पर है गोंडवाना, और टर्शरी कहां पर है, ये आपका राजस्थान का बीकानेर, पलाना वाला क्षेत्र, इधर आपका असम वाला क्षेत्र, और नीचे ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इस मैप से भी आप अच्छे से समझ सकते हो किन किन राज्यों में कोयला देखने को मिलता है, कहां गोंडवाना है, कौन सा टर्शरी है। धीरे धीरे करके फिर आप और डिटेल में जाने की कोशिश करना। इसके बाद दूसरा ऊर्जा का संसाधन आता है अपना पेट्रोलियम। कोयला हो गया, दूसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी कैसा है, परंपरागत है, ये भी निकट भविष्य में परंपरागत, ये भी निकट भविष्य में खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। पेट्रोलियम, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हैं उसे पेट्रोलियम नहीं कहा जाता है। पेट्रोलियम तो ये कच्चा तेल है, इस कच्चे तेल से ही फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल बनाया जाता है, जैसे कि डीजल बनाया जाता है, जैसे कि वायुयान जिसके माध्यम से चलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, वो बनाया जाता है,
कैरोसिन बनाया जाता है, वैक्स बनाया जाता है, लुब्रिकेंट, वैसलीन, ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, न कि पेट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम के बारे में, जिसे आप कच्चा तेल कह सकते हो, कच्चा तेल। इसमें क्या होता है, इस कच्चे तेल में क्या होता है, द्रव और गैसीय अवस्था में, लिक्विड और गैसीय रूप में आपके हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन आपने 10th तक देखे होंगे, जैसे मीथेन है, इथेन है, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन भी होता है, हाइड्रोकार्बन भी होता है। ऐसे आपने 10th में नाम सुने होंगे, CH4 है, अलग अलग तरह के, CH3 है, CH2 है, इस तरह की चीजें इसमें होती है। पेट्रोलियम एक तो बहुत कम क्षेत्रों में मिलता है, और दूसरा इसके बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे कि अभी हमने देखा, पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है, डीजल, केरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वैसलीन, प्लास्टिक और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, ये भी पेट्रोलियम पदार्थों से मिलने वाले पदार्थों से ही बनाया जाता है। एक तो इसकी मात्रा अलग अलग जगहों पर कम मिलती है और इसके उपयोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे तरल सोना भी कहा जाता है। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, तरल सोना। तो आपको याद रखना है, तरल सोना सोने को पिघला कर नहीं बनाया जाता है, बल्कि इस कच्चे तेल को, इस पेट्रोलियम को ही लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। इसके उपयोग अभी हम देख चुके हैं, मोटर वाहन में यूज होता है, मतलब गाड़ियों में यूज होता है पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, रेलवे यान में, वायुयान में, इनमें ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। साथ ही इससे कुछ और प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि उर्वरक, जो हम अपने खेतों में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, अपनी फसल की जो पैदावार है ज्यादा लेने के लिए करते हैं, उर्वरक के रूप में भी इसके प्रोडक्ट निकलते हैं। रबड़, कृत्रिम रबड़ के रूप में भी इससे प्रोडक्ट निकलते हैं। कृत्रिम रेशे, भाई हमने नेचुरल रेशे तो देख रखे हैं, जैसे कपास है, जूट है, ये क्या है, प्रकृति से मिले फसल के रूप में पैदा होने वाले रेशे हैं। लेकिन कृत्रिम रेशे कैसे मिलते हैं, पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। ये जो नाइलॉन है या अलग अलग प्रकार के जो मार्केट में आने लगे हैं, वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। इसके अलावा दवाइयों में भी, वैसलीन में भी पेट्रोलियम से मिलने वाले अलग अलग केमिकल्स का यूज होता है। टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों में यह पाया जाता है। अभी हमने कोयला देखा, कोयला गोंडवाना पीरियड का, टर्शरी पीरियड का। भारत में गोंडवाना वाला जो पीरियड वाला कोयला है वो ज्यादा मात्रा में, करीब 99% है। पेट्रोलियम के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी यही, कि टर्शरी युग की जो अवसादी चट्टानें, चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि आपकी आग्नेय चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित है, अवसादी चट्टान है। इन अवसादी चट्टानों में ये पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, टर्शरी युग, टर्शरी वाला पीरियड, और उसकी कौन सी चट्टानें, आग्नेय नहीं, कायांतरित या रूपांतरित नहीं, अवसादी चट्टानों में यह पेट्रोलियम मिलता है। इस फोटो में आपको दिखाया गया है कि कैसे पेट्रोलियम को, इस कच्चे तेल को, इस काले कच्चे तेल को आप अलग अलग प्रोडक्ट में बदल सकते हो। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फोटो, है ना, कि इस कच्चे तेल को रिफाइनरी में लेके आया जाता है, जैसे कि रिलायंस की जामनगर वाली रिफाइनरी। तो इस रिफाइनरी में बड़े बड़े फर्नेस लगे होते हैं, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा बड़ा ट्यूब लगा होता है, और इसमें टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो इस कच्चे तेल को इसमें डाला जाता है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, और उसमें अलग अलग तापमान पे अलग अलग प्रोडक्ट बाहर निकलते रहते हैं। जैसे कि पेट्रोल मिल जाएगा, जिसे गैसोलीन भी कहा जाता है, डीजल मिल जाएगा, कैरोसिन मिल जाएगा, ये आपके हवाई जहाज में जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल डाला जाता है वो मिल जाएगा, एलपीजी, अपने जो घरों में सिलेंडर पड़े होते हैं लाल कलर के, उसमें जो गैस भरी जाती है वो भी इस पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा वैक्स है, जैसे कि अपनी मोमबत्ती जिससे बनाई जाती है, अपना रोड पे जो बिटुमिनस बिछाया जाता है, सॉरी बिटुमिन जो बिछाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके पेट्रोलियम पदार्थों से ही मिलता है। पेट्रोलियम को इसीलिए तरल सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम वरदान भी है, लेकिन पेट्रोलियम से अब बहुत सारी हमें पर्यावरण में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये किन किन क्षेत्रों में मिलता है, मुख्य रूप से आपके असम में मिलेगा, पहले राज्य याद करेंगे, असम में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, और अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय मतलब कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आपको तट से दूर जाना है, पानी के अंदर जाना है, समुद्र की तरफ जाना है, वो अपतटीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो एक एक करके असम, गुजरात और अपतटीय क्षेत्रों के बारे में इस मैप पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं दोस्तों।
हम अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पे दे रहे हैं, पूरा फोकस यहां पर डाल रहे हैं। हमें कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, साथ ही समझते हुए धीरे धीरे भी करना है, इसलिए अपना पूरा फोकस अपने चैप्टर पर ही है। असम वाला क्षेत्र कहां पर है? यहां पर आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा। गुजरात वाला क्षेत्र कहां है? ये रहा गुजरात, यहां पर आपको पेट्रोलियम मिल जाएगा भारत में। इसके अलावा अब तटीय क्षेत्रों में ये मुंबई से थोड़ा दूर जाओगे, यहां है मुंबई हाई, यानी कि समुद्र की तरफ जाना पड़ेगा। मुंबई से आपको समुद्र की तरफ अरब सागर में जाना पड़ेगा, वहां मुंबई हाई में आपको बहुत सारा पेट्रोलियम मिल जाएगा। हालांकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर भाग दूसरे देशों से आयात करता है, दूसरे देशों से खरीदता है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, ये वाले जो क्षेत्र है। इसके अलावा वेनेजुएला, ये भी अच्छी खासी मात्रा में पेट्रोलियम इनके पास है। अमेरिका के पास भी अच्छी खासी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, रशिया के पास भी है। तो इन क्षेत्रों से जो इन क्षेत्रों में ज्यादा है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी देश सारे खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। किसी देश के पास कोई खनिज ज्यादा है और किसी दूसरे देश के पास कोई दूसरा खनिज ज्यादा है। तो जिस देश के पास जो खनिज ज्यादा है उससे सारे देश खरीदते हैं। तो भारत अपने पेट्रोलियम का जो जरूरत है उसका अधिकतर पार्ट दूसरे देशों से करता है। लेकिन भारत में भी कौन कौन से क्षेत्रों में पेट्रोलियम मिल जाएगा? असम वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, यहां मुंबई का जो अपतटीय क्षेत्र है, इसके अलावा यहां कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा बनाते हैं उन क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इन राज्यों में कौन कौन सी जगह हैं। असम में नाम आप याद रखना डिगबोई, कि पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट है तो इसके नाम तो आप याद रख लेना। असम में है डिगबोई, नहरकटिया और मोरान। मोरान आप याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन डिगबोई और नहरकटिया आप याद रख लेना। डिगबोई नहरकटिया कहां पर है? असम में है। किस चीज के लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है। फिर आते हैं गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा, नवागाम, कोनसाबा, लुणेज। अब ये कोनसाबा याद ना रहे चलेगा, लुणेज याद ना रहे चलेगा। अंकलेश्वर इंपॉर्टेंट है, कलोल, महसाणा, इनके नाम तो आपने सुने होंगे, राजस्थान की तरफ ही है ये। कलोल, महसाणा, नवागाम। नवागाम भी आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा। अंकलेश्वर, कलोल, महसाणा कहां पर है? गुजरात में है। किसके लिए फेमस है? ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। फिर आते हैं हम अपतटीय क्षेत्र, जो कि मुंबई से आप समुद्र की तरफ जाओगे तो वो क्षेत्र कहलाएगा मुंबई हाई। कितना दूर जाना पड़ेगा? मुंबई से करीब करीब 150, 150 या एग्जैक्ट कहे तो 160 किलोमीटर दूर समुद्र वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं मुंबई हाई को कहां पर है। तो मुख्य रूप से भारत में पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले ये 3 राज्य के ये क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान ये बाड़मेर वाला, जैसलमेर वाला एरिया, साथ ही कृष्णा गोदावरी और कावेरी के बेसिन में भी इसका कार्य किया जा रहा है। पेट्रोलियम वहां पे है और वो प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान कहां पर है? मैप पर देख लेते हैं। ये रहा राजस्थान येलो कलर में, इसका पश्चिम वाला हिस्सा जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम को निकालने की कोशिश की जा रही है। कृष्णा गोदावरी कावेरी कहां पर है? आपने 11th क्लास में देखा होगा, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये यहां पर आपको गोदावरी नदी मिल जाएगी जो कि महाराष्ट्र से पैदा हो रही है, और यहां पर आपको कृष्णा नदी मिल जाएगी जो कि महाराष्ट्र से ये भी पैदा हो रही है। तो ये जहां पर समुद्र में मिलती है तो इन क्षेत्रों में ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? मतलब नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाए गए बहुत सारे पदार्थों को, मिट्टी पदार्थों को समुद्र के मुहाने पर डाल देती है, वो डेल्टा कहलाता है, वो बेसिन कहलाता है। तो इन क्षेत्रों में भी आपको पेट्रोलियम मिलते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कावेरी नदी के बेसिन में भी आपको पेट्रोलियम मिलते हैं, वहां पे भी कोशिश की जा रही है। भारत में अब पेट्रोलियम तो मिलता है, पेट्रोलियम कहां पे? असम, राजस्थान वाले क्षेत्र में और मुंबई हाई वाले क्षेत्र में, और राजस्थान के ये पश्चिमी वाले क्षेत्र में, और यहां कृष्णा गोदावरी डेल्टा कावेरी नदी के बेसिन पर आपको अच्छी खासी मात्रा में पेट्रोलियम अब धीरे धीरे मिलता जा रहा है। पेट्रोलियम तो अब ले लिया हमने, अब उसका क्या करें? उसे हमें रिफाइनरी में लेके जाना पड़ेगा। ये काला कच्चा तेल धरती से निकाल दिया, अब ये किसी काम का नहीं है जब तक आप इसे रिफाइन नहीं कर सकते, इसका शोधन नहीं करोगे। तो इसका शोधन करने के लिए इसे रिफाइनरी में लेके जाया जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है तेल शोधक कारखाने। तेल का शोधन किया जाता है, इसका रिफाइनमेंट किया जाता है। तो भारत में लगभग ऐसे कितने कारखाने हैं? 23 है, जिसमें से 18 तो सरकारी है,
पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और 5 जो है वो निजी या संयुक्त क्षेत्र के। निजी मतलब किसी प्राइवेट आदमी के, जैसे रिलायंस है, और संयुक्त क्षेत्र मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। तो भारत में लगभग तेल शोधक कारखाने कितने हैं? 23। मैक्सिमम कौन से हैं? ज्यादातर कौन से हैं? सरकारी है, 5 निजी है। अब हम एक बार मुंबई हाई वाले क्षेत्र को और रिफाइनरी का फोटो देख लेते हैं तेल शोधक कारखानों का। यह बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र है। बॉम्बे हाई किस तरफ आ जाएगा? एक बार मैप पर हम देख लेते हैं। ये अपने भारत का लगभग प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना। यहां मुंबई है, मुंबई से आप 150 किलोमीटर समुद्र की तरफ जाओगे, ये समुद्र वाला हिस्सा है, अरब सागर जिसे हम कहते हैं ना, अरब सागर है, पानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मुंबई है हाई वाला एरिया मिल जाएगा, ये मुंबई हाई। और यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई है समुद्र के अंदर, और समुद्र के अंदर से ड्रिलिंग करके अंदर से आपके कच्चा तेल निकाला जा रहा है, फिर जहाजों के माध्यम से ये तट पे लेके आया जाएगा, अलग अलग रिफाइनरी में भेजा जाएगा, और वहां पर इसका शोधन या रिफाइनमेंट करके अलग अलग प्रोडक्ट, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, या आपके लुब्रिकेंट्स है, वैसलीन है, ये बनाई जाती है। तो मुंबई हाई किस चीज के लिए फेमस है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं कि इसका रिफाइनरी में क्या किया जाता है, तेल शोधन कारखाने में क्या किया जाता है। भाई कच्चा तेल लेके आ गए, मुंबई हाई से लिया है माना कि, या गुजरात के अंकलेश्वर या महसाणा से, कलोल से, इनसे ले आए, या फिर असम के डिगबोई से, इन क्षेत्रों से, नाहरकटिया से ले आए, या कृष्णा गोदावरी डेल्टा से ले आए, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से। अब इसे हम क्या करेंगे, या दूसरे देशों से हमने आयात किया, रिफाइनरी में लेके आए। अब रिफाइनरी में आपको ये बड़े बड़े चैम्बर्स दिख रहे होंगे, ऐसे समझ लीजिए कि बड़े बड़े लोहे के पिलर दिख रहे होंगे, बिल्डिंग्स दिख रही होगी, इनमें कच्चा तेल डाला जाता है। इस फोटो के माध्यम से आप समझिए, इसमें आप कच्चा तेल डालोगे, अब इसमें टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर। तो अलग अलग तापमान पे अलग अलग चीजें बाहर निकलेगी, जैसे कि आपके ये एलपीजी निकल जाएगी, एलपीजी निकल जाएगी, आपका पेट्रोल निकल जाएगा, नेफ्ता निकल जाएगा, पैराफिन एटीएफ निकल जाएगा, डीजल भी यहीं से निकलता है। इसके अलावा जहाजों को चलाने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, ये बिटुमिन रोड बनाने के लिए, इसके अलावा वैसलीन और अलग अलग केमिकल्स जो निकल जाते हैं, उर्वरकों में यूज होगा। उसमें आपके जो कृत्रिम रेसे हैं, जो नाइलॉन्स वगैरह कृत्रिम रेसे हैं, वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पूरी चीज को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि आपने 10th में थोड़ा बहुत देखा होगा। और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन में क्या काम होता है? हमने जो ये कच्चा तेल लेके आ गए, पेट्रोलियम जो लेके आया, उसको अलग अलग टेम्परेचर दे के अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। तो ऐसे भारत में कितने कारखाने हैं? लगभग 23 है, जिसमें से 5 निजी या संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और बाकी 18 जो है वो आपके सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संसाधन में तीसरा संसाधन हमें जो देखना है वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है, लेकिन आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखेंगे, जिसमें हमने कोयले के बारे में देखा और आपके पेट्रोलियम के बारे में देखा। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, ये कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, उनके राज्यों के नाम आप पहले याद करोगे कि इन 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 राज्यों में ये चीजें मिलती है। उन राज्यों में कौन सी जगह है वो आप अगली बार देखोगे, जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। तो अगर पहली बार ही अगर आप इन राज्यों की क्षेत्रों को याद करने बैठ गए तो आप पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जाने लगेगा। तो पहले राज्य देखें, एक बार राज्य देख लिए पूरे चैप्टर के, उसके बाद धीरे धीरे करके एक राज्य की एक जगह, दूसरे राज्य की एक एक जगह सबकी देखनी है। फिर आपके ज्यादा एनर्जी बचे, इंटरेस्ट आने लगे, तो आपको आसानी से दूसरे नाम भी याद हो जाएंगे। तो एक बार कोयला के बारे में क्या क्या बेसिक बातें हमने देखी है। कोयला गोंडवाना और टर्शरी दो तरह का है, जिसमें हमें गोंडवाना अच्छी क्वालिटी का है, भारत में 99% गोंडवाना है। कोयला क्वालिटी के हिसाब से 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। पीट सबसे घटिया, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। गोंडवाना कोयला कहाँ मिलेगा? मैप पर समझ लिया। टर्शरी कोयला कहाँ मिलेगा? मैप पर देख लिया कि मुख्य रूप से हमें गोंडवाना कोयला के बारे में देखना है। फिर गोंडवाना कोयला जिन जिन राज्यों में मिला उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लिए। उसके बाद हमने मैप के माध्यम से भी कोयला कौन कौन सी जगह पर मिलते हैं वो देखा। इसके बाद हम चले आए पेट्रोलियम या कच्चा तेल पे, जिसे तरल सोना भी कहा जाता है, कम मिलता है और उपयोग बहुत सारे हैं।
इसके उपयोग क्या क्या है देख लिए, मोटर वाहनों में, रेलवे में, वायुयान में ऊर्जा के रूप में। इसके अलावा इसके सह उत्पाद कुछ और प्रोडक्ट बनते हैं जिसका यूज उर्वरकों में, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशो, दवाइयों, वैसलीन, इनमें किया जाता है। और ये टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों में हमें पेट्रोलियम मिलता है। भारत में ये कौन से क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा? एक तो असम वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, अपतटीय क्षेत्रों में। इनमें कौन कौन सी जगह है वो भी हमने देख लिया। फिर आपके पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में, साथ ही कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टा और बेसिन वाले क्षेत्रों में भी इस पे काम किया जा रहा है। फिर ये मिल जाता है तब इसे हमें क्या करना पड़ता है? शोधन करना पड़ता है, इसको रिफाइनमेंट करना पड़ता है। कहां किया जाता है? तेल शोधक कारखानों में। भारत में कितने हैं? 23। 5 आपके निजी और संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी और बाकी बची 18 सरकारी क्षेत्र के। मुंबई हाई कहां पर है? मुंबई से 150 किलोमीटर दूर, देख लिया हमने, समुद्र में, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भारत में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तेल शोधन कारखानों में कौन सा प्रोसेस होता है? ये प्रभाजी आसवन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अलग अलग तापमान पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये फोटो है रिफाइनरी का। हालांकि आपकी बुक में ये प्रभाजी आसवन नहीं दिया है, लेकिन आप इस प्रभाजी आसवन को अलग से लिख सकते हो। और अगर पेट्रोलियम से के रिफाइनरी से रिलेटेड, शोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप लिखोगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे थामते हैं। करना क्या है आपको? आज जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो आज ही रिवाइज करके साइड में रख दो। आज का बर्डन कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी आपने वीडियो अच्छे से देख लिया है, एक बार हमने वापस रिवाइज कर लिया है, तो अब आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। 10-15 मिनट में आज की चीज आप रिवाइज कर लोगे, आपका बर्डन कम हो जाएगा, चीजों में इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो करना है आपको रिवीजन, साथ ही पढ़ाई करते रहना है, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मम्मी पापा से बातें करो, दोस्तों से बातें करो, मस्ती करो, मनोरंजन करो, खेल कूद करो, आपको जो इंटरेस्ट है वो कीजिए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे थामते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी समय पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिशन ज्ञान की ई कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।